गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में अपन ने ब्रेन एनेरिज्म के बारे में जो है वो डिस्कशन किया था, या जिसको अपन ने बोला था सेरिब्रल एनेरिज्म। ठीक है, एनेरिज्म क्या था, कौन कौन से इसके जो कॉजेज थे, इटियोलॉजी थी, पैथोफिजियोलॉजी थी, कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसमें उत्पन्न हो रहे थे, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, दैट इज इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस सेरिब्रल एनेरिज्म के लिए अपन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टिगेशन इसमें आएगा आपका हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसा मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं बेटा, कॉमन सेंस की बातें। आपके एग्जाम टाइम में ये चीज़ें आप ये भी अगर लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर को आपको कुछ ना कुछ नंबर देने की जगह मिलती है। तो ये चीज़ें आप कॉमनली ध्यान रखना, आपको हर बात रिपीट करने की नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, दूसरा आपका हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तीसरा हो गया अगर कोई रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हिस्ट्री है तो उसको अपने को नोट डाउन करना है। ठीक है, चौथा इसमें आप कर सकते हो ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें सीएसएफ एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अपन सेरिब्रल एनेरिज्म के लिए कर सकते हैं। मैं हर बार बताते आया हूँ बेटा, अगर ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ इसको आप अगर पैटर्न में कुछ पॉइंट्स भी लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर डेफिनेटली देगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस वाइज जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद में इटियोलॉजी आ गया, रिस्क फैक्टर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद में जिसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर है तो वो आ गई, उसके बाद में उसके क्लिनिकल सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशंस आ गए, वो लिखना है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन लिखना है। उसके बाद में आपको मैनेजमेंट में आना है। मैनेजमेंट को फिर 3 कैटेगरियों में डिवाइड करना है, अगर जो भी हैं, अगर उसमें मैनेजमेंट है तो, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल हो गया और नर्सिंग हो गया। अगर मेडिकल में भी आपको ये लग रहा है कि भैया 2 प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आप उसको फिर 2 प्रकार डिवाइड कर सकते हो, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, अगर सर्जिकल है तो सर्जिकल लिखेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट में आएंगे। तो अगर इस फॉर्मेट में आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर जो है वो नंबर देगा। और ऐसे ही आपने बहुत अच्छा लिखा है, सपोज आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सीधा आप लिखते जा रहे हो, यहाँ पे बता दिया ये सेरिब्रल एनेरिज्म जो है वो इस प्रकार से होता है, ये इसकी इटियोलॉजी है, आपने बिना इटियोलॉजी की हेडिंग डाले इसमें लिख दिया कचर पचर। ठीक है, आपने लिखा अच्छा है, लेकिन आपने उसको एक प्रेजेंट नहीं किया। जब तक आप अच्छा प्रेजेंट नहीं करोगे आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि सेरिब्रल एनेरिज्म के लिए अपन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा दैट इज मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट जो है वो अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट अगर अपन देखें तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट ही अपन प्रेफर करेंगे, जिसमें क्या आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट में आपका पहला इसमें आ जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है वो अपन इसमें यूज कर सकते हैं। उसमें भी क्या है अपन जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स, स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल निफेडिपिन, ये अपन इसमें यूज कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में। ठीक है, दूसरा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको
साइन एंड सिम्टम में बताया कि इसमें सीजर्स उत्पन्न होते हैं पेशेंट को, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स हैं वो यूज कर सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे फेनिटोइन या बार्बिटोन, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये इसमें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो पेशेंट जो है उसको अपन कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, ठीक है, कंप्लीट जो है वो पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। और उसमें भी क्या होना चाहिए, जो पेशेंट का हेड है वो 30 डिग्री के एंगल पे एलिवेटेड होना चाहिए, एलिवेटेड, ठीक है, ऊपर से 30 डिग्री के एंगल पे हेड जो है वो उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना ड्रग्स में अपन ने दे दिया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे और उसमें भी जो पेशेंट का हेड है वो 30 डिग्री के एंगल पे एलिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं इसमें, इसके अलावा अपन जो है वो पेशेंट को फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में देंगे, ठीक है, आईवी फ्लूइड भी अपन इसमें ज़्यादा मात्रा में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट को पेन वगैरह की शिकायत हो रही है तो एनाल्जेसिक्स या फिर आप इसमें सिडेटिव्स जो है वो पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, एनाल्जेसिक्स या सिडेटिव भी अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, जैसे पेशेंट को अपन बोलेंगे कि भैया अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, किस प्रकार से जो है वो अपन इसका मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भैया आर्टरी वगैरह रप्चर हो रही है, इसमें ये भी इसमें रीजन हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो रही है, किसी प्रकार का ट्रॉमा हो रहा है उसके कारण हो रही है, इसके कारण भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसके लिए अपन सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की अपन बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन पहला जो आ जाएगा दैट इज सर्जिकल क्लिपिंग, ठीक है, सर्जिकल क्लिपिंग। अब सर्जिकल क्लिपिंग में अपन क्या करेंगे, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे अपन ये प्रक्रिया के द्वारा जो एनेरिज्म है उसको अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, जो एनेरिज्म का एक सेक्शन है उस सेक्शन को अपन हटा देंगे, ठीक है, उस सेक्शन को हटाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे एक मेटल क्लिप, ठीक है, एनेरिज्म जो अपन ने हटाया है उस पे एक मेटल क्लिप लगाएंगे, ठीक है, टू स्टॉप द ब्लड सप्लाई इन दी एनेरिज्म। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, क्लिपिंग आपने देखा होगा, क्लिप जो लगाते हैं वही सर्जिकल क्लिपिंग है। इसमें एनेरिज्म को अपन ने हटा दिया, ठीक है, सपोज ये आपका इस प्रकार से एनेरिज्म था, ठीक है, अपन ने इस एनेरिज्म को हटा दिया और यहाँ पे जो है वो मेटल क्लिप लगा दी, ठीक है, मेटल क्लिप लगा दी। उस मेटल क्लिप की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाएगी और ये आपका एनेरिज्म भी इसमें हट जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा इम्बोलाइजेशन। इम्बोलाइजेशन, अब ये इम्बोलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो दूसरा नाम है इम्बोलाइजेशन का दैट इज एंडोवेस्कुलर कोइलिंग, ठीक है, एम्बोलाइजेशन का जो दूसरा नाम है दैट इज एंडोवेस्कुलर कोइलिंग, एंडोवेस्कुलर कोइलिंग, ठीक है। अब इस एंडोवेस्कुलर कोइलिंग या एम्बोलाइजेशन में क्या होगा, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है। सर्जिकल क्लिपिंग तो जो मैंने आपको बताया वो दिख रही है, भी अपन मेटल क्लिप लगा रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, दिख रही है, लेकिन ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो है एक बलून इंसर्ट करते हैं, ठीक है,
एक आर्टरी में बलून इंसर्ट करते हैं, जो अफेक्टेड आर्टरी है उसमें अपन बलून इंसर्ट करते हैं और उस बलून की सहायता से जो एन्यूरिज्म है उसको अपन रिमूव करते हैं या हटाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए, सर्जिकल क्लिपिंग और इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इम्बोलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन या फिर एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, पहले वाले में अपन मेटल क्लिप यूज़ कर रहे थे। ठीक है, दूसरे वाले में अपन बलून यूज़ कर रहे हैं, आर्टरी में बलून यूज़ करते हैं, जहाँ पे एन्यूरिज्म है उसको अपन रिमूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं अपन काम की चीज़ की, अपने प्रोफेशनल चीज़ की, दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट आप जो है वो सेरिब्रल एन्यूरिज्म का किस प्रकार से कर सकते हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला अपन इसमें क्या करेंगे, हर घंटे एवरी आवर अपन क्या करेंगे, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या करेंगे, अगर किसी प्रकार की कोई कंडीशन में चेंज हो रहा है पेशेंट का, ठीक है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है ये। ठीक है, जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपने को अगर किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट लग रहा है तो इमीडिएटली अपन डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तीसरी बात ये है कि पेशेंट को जो है अपने को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, और जो इस प्रकार से करवानी है कि जो ड्रेनेज है, पल्मोनरी ड्रेनेज, वो तो होता रहे और पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में अपने को नहीं रखना है। ठीक है, और जो नी है उसको भी हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है। मैंने बताया आपको हेड अपने को एलिवेटेड रखना है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अगर पेशेंट को ऐसे लग रहा है आपको कि सक्शन की जरूरत है तो उसका अपन सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का ये आपको लग रहा है कि भैया ये जो है वो ड्रग्स, जैसा मैंने बताया एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव्स, उसको अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज पर ऑर्डर। ठीक है, कि भैया हाँ ये पेशेंट को दर्द हो रहा है या नींद वगैरह नहीं आ रही है तो उसके लिए अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ड्रग्स जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, ठीक है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गया, जो भी प्रिस्क्राइब करे हैं उन मेडिसिन को अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। उसके अलावा अपन पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट की जो लेग्स हैं उनको अपन कंप्रेस करेंगे, जिससे क्या हो कि डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है उसको अपन प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को अपन कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। ठीक है, और पेशेंट को अपन इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस में अगर आप पहला बात करो तो पहला इसमें आ जाएगा इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू ब्लीडिंग। ठीक है, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू ब्लीडिंग। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, रिलेटेड टू मेडिकल इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, लैक ऑफ एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, एंजाइटी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड आउटपुट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सीजर्स या फिर रिपीटेड स्ट्रोक्स। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन इसमें इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस भी इसमें अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके नर्सिंग डायग्नोसिस। इसी के साथ जो है वो इसका मैनेजमेंट जो है वो समाप्त होता है और सेरिब्रल एन्यूरिज्म टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। अगर इसमें किसी को कुछ है
तो आप लिख सकते हो, जैसा एज इट इज़ मैंने बताया है वैसा लिखोगे तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको नंबर आपके कहीं कट नहीं होंगे। एकदम सिंपल शॉर्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, याद करोगे तो हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।